फ्रेंड्स, आज हम थ्योरी ऑफ डिमांड का सेकंड पार्ट लेके आते हैं। उससे पहले का जो पार्ट आया था उस पार्ट में हमने डिमांड की मीनिंग को डिस्कस कर लिया था एंड इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड क्या होती है, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपकी डिमांड इफेक्ट होती है या फिर इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, वो पार्ट अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज उस पार्ट को जाके देख लीजिए, क्योंकि वो पार्ट जो है वो इस पार्ट का सक्सेसर है। इसी के उस टॉपिक को समझ में आने के बाद ही आपका ये जो है टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम क्या बात करते हैं, नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको कहते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड। देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ये बताता है कि जब अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, यानी कि आपकी दूसरी चीजें क्या है, आपकी कांस्टेंट है, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। देखिए ये जो लॉ होता है वो क्या कहता है, बीइंग other things remains constant demand increase with decrease in price and demand decrease with increase in प्राइस। देखिए क्या कहता है ये आपको, सर अदर थिंग्स जो है ना आपकी, अदर थिंग्स क्या है आपकी, कांस्टेंट है। जब देखो अदर थिंग कांस्टेंट है, जब आपका प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड आपकी घटेगी, और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड आपकी बढ़ेगी। सर ये अदर थिंग्स क्या है यहाँ पर, फिर अदर थिंग्स का मतलब क्या है। सर देखिए जो हमने लास्ट टाइम में बात की थी ना, आपका जो फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उसमें हमने क्या क्या लिखा था सर, उसमें हमने प्राइस लिखा था, उसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स लिखा था हमने, इनकम ऑफ द कंज्यूमर लिखा था, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस थे आपके, उसके बाद फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन थी आपकी, एंड सो ऑन, इतनी सारी चीजें थी। तो सर इसमें से ना जो हम ये देखते हैं ना, ये बाकी सारी चीजें हैं आपकी, ये सब चीजें हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, अदर फैक्टर्स बोलते हैं, अदर फैक्टर्स बोलते हैं। ओके, अदर फैक्टर्स बोलते हैं आपके। और ये जो प्राइस है आपका, ये होता है आपका मेन फैक्टर। तो ये क्या करता है सर, इन सभी चीजों को इन्होंने क्या मान लिया, इन्होंने इसको मान लिया कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जब आप शॉप पे कोई सामान खरीदने के लिए जा रहे हो, तब वहां पर आपकी ये सारी चीजें आपकी डिमांड को अफेक्ट नहीं करेगी। केवल क्या अफेक्ट करेगी, ये इस केस में अगर आपका प्राइस ज्यादा हुआ तो आप क्या कर दोगे, उसकी कम डिमांड को परचेज करोगे। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो यही कहता है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी सभी चीजें आपकी कांस्टेंट है। जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड घट जाएगी, और जब प्राइस घट जाएगा तो डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको अगर हम टेबल के थ्रू समझ लें, देखिए क्या हो सकता है आपका, लेट सपोज यहाँ पर प्राइस ले लेते हैं, प्राइस ऑफ एक्स। ओके, मैं ब्लैक पेन का यूज कर लेता हूँ, प्राइस एक्स एंड क्यू एक्स। देखिए जब प्राइस 5 रुपीज था तो अब 50 क्वांटिटी जो है वो परचेज करते थे, लेकिन जब प्राइस इंक्रीज होकर 10 हो गया तो आपने क्या कर दिया, इसकी 15 यूनिट जो है वो परचेज करना शुरू कर दिया। यानी कि 5 पे आप 25 खरीदते हो, सॉरी बाय मिस्टेकल मैंने बोल दिया था 15। जब 5 रुपए प्राइस था तो आप 25 यूनिट्स परचेज करते हो, और जब 10 रुपीज प्राइस हो जाता है तो आप डिमांड क्या कर जाते हो, कम हो जाती है। देखो 15 हो गई ना आपका, तो इसको अगर हम डिमांड ऐसे शो कर देते हैं, देखिए ये लगभग आपका इस तरह से कुछ जो है वो कर्व जो है वो बन जाएगा, इसको कहते हैं डिमांड कर्व। ठीक है, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड आपका पूरी तरह से एप्लीकेबल हो रहा है कि जब प्राइस कम हुआ तो आपकी सॉरी यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो रहा है आपका। ठीक है, तो प्राइस जब इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड आपकी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। ये जो कंसेप्ट है आपका, यही बोलता है लॉ ऑफ डिमांड। बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है आपका, लेकिन जितना ही महत्वपूर्ण उतना ही सिंपल कंसेप्ट ये एग्जाम में करके जाओ भाई साहब। ये जो चैप्टर है आपका डिमांड, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर आपका यहाँ तो आता ही आता है, बाकी हमने डिस्कस किया ना लास्ट चैप्टर जो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वहां पर भी आपको ये बहुत हेल्प करता है। और मैं गारंटी कह सकता हूँ आपका एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आपको थ्योरी ऑफ डिमांड में से मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा। अभी हम एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपको उसको देखते हैं आपका। देखिए अभी लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ लिया था ना, अब लॉ ऑफ डिमांड के ना दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो इसी से डिराइव्ड होते हैं, इसी ऊपर डिपेंड करते हैं वो कंसेप्ट जो है, पहले उनको देख लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर एक तो होता है रीजन और एक होता है एक्सेप्शंस। देखो रीजन का मतलब होता है
वाई। सर वो किन कारण की वजह से लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है? अभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है क्या बोलते हैं, वाई डिमांड इंक्रीजेज और वाई डिमांड डिक्रीजेज, इस अगर सीधा क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। ठीक है, तो वाई रीजन का मतलब क्या हो गया, वाई ये लॉ ऑफ डिमांड होता क्यों है। और देन उसके बाद हम बात करते हैं, इसको मैं बोल देता हूं अपवाद। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अपवाद, जहां ये रूल या लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता। ओके, एक्सेप्शन का मीनिंग क्या हो जाता है सर? एक्सेप्शन का मीनिंग होता है जहां पर ये नियम लागू नहीं होता। कुछ ऐसे केसेस होते हैं आपके, ठीक है, कुछ जहां पर ये नियम आपको देखने को नहीं मिलता है। और रीजन की हम बात करेंगे सर, किन कारणों की वजह से ये आपका जो लॉ है वो एप्लीकेबल होता है। पहले हम रीजन पढ़ेंगे, उसके बाद हम किसके ऊपर आएंगे, एक्सेप्शन के आएंगे। और ये दोनों ही टॉपिक आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रीजन की बात करते हैं। सबसे पहला रीजन मैं बोलता हूं यहां पर, सबसे फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखो सबसे पहला रीजन जो है वो यही है आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसको अगर मैं रियल इनकम इफेक्ट भी बोल दूं ना तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लास्ट क्लास में या लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था रियल इनकम क्या होती है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी की वजह से नियम क्या होता है आपका एप्लीकेबल होता है। मैं इसको थोड़ा सा अगर दो शब्दों में लिख के दिखाऊं आपको तो सिंपल क्या हो जाता है आपका, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस the real income of the consumer increases। ठीक है क्या कहता है ये सर, जब किसी चीज का प्राइस कम होता है ना तो प्राइस कम होने की वजह से कंज्यूमर की जो रियल इनकम होती है, रियल इनकम, ये जो रियल इनकम है आपकी, ये रियल इनकम क्या होती है वो इंक्रीज कर जाती है। सर रियल इनकम का मतलब क्या हो गया सर? रियल इनकम का मतलब हो गया परचेसिंग पावर। जितने पैसे में वो मतलब जितने का सामान वो परचेज कर सकता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रियल इनकम। दो तरह की इनकम होती है, पहले हमने डिस्कस कर लिया था, एक होती है आपकी नॉमिनल इनकम, दूसरी होती है आपकी रियल इनकम। तो यहां पर क्या कहता है, जब कोई प्राइस कम होगा ना तो उसकी वजह से कंज्यूमर की रियल इनकम क्या होती है वो इंक्रीज कर जाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं इस चीज को। देखिए ओके हम यहां पर लेते हैं ऐसे, लेट्स सपोज प्राइस, यहां पर प्राइस हो गया हमारा, यहां पर हमारी क्वांटिटी हो गई एंड, ठीक है, और यहां पर हम लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। ध्यान से समझिएगा सर, जब प्राइस आपका, लेट्स सपोज हम एप्पल खरीदने के लिए गए तो 50 रुपीज का एप्पल था। ये एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो में भी लिया था। चलो 50 रुपीज का आपने एप्पल लिया, आपके पास लेट्स सपोज आपके पास कितने रुपए हैं, आपके पास है 300 रुपए। ओके, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब सर क्वांटिटी आपने कितनी परचेज कर सकते हो इतने में, 6। देखो ना कैसे, सर 50 रुपए का एप्पल है, 6 यूनिट आप खरीदोगे तो 6 बजे 30, 300 रुपए आपके खर्च हो गए, ठीक है, ये नॉर्मल सिचुएशन हो गई आपकी। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि सर ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस, प्राइस आपका घट के कितना हो गया, घट के आपका 25 हो गया। ओके 25 हो गया। सर अभी भी अगर आपने 6 यूनिट को परचेज किया है तो आपके कितने रुपए खर्च हुए सर, 125 रुपीज अभी आपके खर्च हुए हैं। देखिए आपके पास से कितने सर, 300, खर्च कितने हुए 125, अभी आपके पास कितने स्पेयर है सर, अभी हमारे पास 125 पैसे जो है वो 125 रुपीज जो है अभी रिमेनिंग हमारे पास है। अब आप क्या कर सकते हो सर, सेम प्राइस में आप क्या कर सकते हो, अब 6 और यूनिट परचेज कर सकते हो। अब सर ये मन में सवाल आएगा कि सर हम यही क्यों खरीदे, कुछ और भी तो खरीद सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में केवल एक ही कमोडिटी जो है वो अवेलेबल है। तो प्राइस कम होने के बावजूद आप क्या करोगे, उसी को ही परचेज करोगे या सब्सिट्यूट को परचेज करोगे। बट यहां पर हम क्या करते हैं, उसी को परचेज करते हैं क्योंकि वो क्या हो गया है, सस्ता हो गया है। तो आपने कितनी खरीद ली, 12, और ये हो जाएगा आपका 25, तो ये कितना हो गया आपका टोटल 300। देखिए उतने सेम एक्सपेंडिचर में आपने क्या कर लिया, ज्यादा क्वांटिटी को परचेज कर लिया। यही होता है, ये जो इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा था, ये जो आपके सामने था 125, जो एडिशनल 125 था, ये क्या था आपका, इसी को कहते हैं हम रियल इनकम। इसी को क्या कहते हैं हम, रियल इनकम। मतलब कि जब प्राइस में डिक्रीज होने की वजह से, प्राइस आपका कम होने की वजह से जो हमारी रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है, उसी की वजह से कंज्यूमर क्या कर सकता है, ज्यादा सामान, ज्यादा एडिशनल सामान जो है वो क्या करता है,
परचेज कर पाता है। तो अब देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो गया ना। कैसे सर, कभी जब प्राइस कम हुआ तो आपने ज्यादा क्वांटिटी को परचेज कर लिया। तो पहला कंसेप्ट तो आपका ये हो गया, आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड देखिए, सेकंड होता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे काम करता है। सब पहले बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूट होते क्या है, सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, दो कमोडिटीज है आपके पास में, दो कमोडिटीज आपके पास में, दोनों आप एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हो। तो ऐसे कमोडिटीज को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा सर, दो वस्तुएं हमारे पास में, हमारे पास दो कमोडिटी है, एक है आपका टी और दूसरा है आपका कॉफी। तो सर जब कॉफी का प्राइस आपका क्या हो जाएगा, कॉफी का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाएगा, कॉफी का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाएगा तब होगा क्या सर, कॉफी की डिमांड आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड यहां पर अप्लाई हो रहा है। ओके, तो हुआ क्या आपका देखिए, तो हुआ क्या हमारा यहाँ पर, तो सर कॉफी का प्राइस तो कांस्टेंट, टी का जो प्राइस है वो तो कांस्टेंट ही है ना, दिख रहा है हमको। तो हुआ क्या, तो यहां से सर बहुत सारे लोग जो है ना वो यहाँ पर शिफ्ट कर जाएंगे। क्यों, इसका रीजन क्या होता है, देखो अब यहाँ पर टी जो है ना कंपैरेटिवली चीपर है और कॉफी जो है वो कंपैरेटिवली कॉस्टलियर है। तो जो कंज्यूमर है ना वो क्या सोचेगा, यार अगर सेम ही चीज तो है दोनों, तो एक काम करता हूँ ना मैं टी पी लेता हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, जब कोई चीज सस्ती या महंगी, नहीं सब्स्टिट्यूशन में ऐसे काम करता है कि जब कोई चीज सस्ती या महंगी होती है तो वो दूसरी कमोडिटीज के कंपैरेटिवली सस्ती या महंगी हो जाती है। तो उसकी वजह से कंज्यूमर क्या करता है, या तो उसको उससे हट के दूसरी कमोडिटी को कंज्यूम करना शुरू कर देगा, या फिर अगर ये कॉफी सस्ती हो जाती, अगर ये कॉफी सस्ती हो जाती तो इसकी डिमांड आपकी ज्यादा बढ़ जाती। कैसे कि जो टी पीने वाले लोग हैं ना ये भी कहां पर आ जाते हैं, कॉफी खरीदने के लिए आ जाते हैं। तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि जब प्राइस कम होने की वजह से क्या होगा फिर, और कंज्यूमर जो है ना वो भी क्या करेंगे, इसको कंज्यूम करने के लिए आ जाएंगे। और जब प्राइस इंक्रीज करेगा तो यहां से कंज्यूमर क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे उसके सब्स्टिट्यूट के ऊपर में। तो ये होता है आपके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और ये होता है आपका इनकम इफेक्ट। ये दो टॉपिक हमने देख लिए। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, आपका पॉइंट देखते हैं। आपका नेक्स्ट जो है आपका थर्ड, वो है आपका नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, देखिए नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कैसे काम करता है सर। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे पास में है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं। आज से 2-3 साल पहले क्या हुआ था ना, अभी जो आईफोन है उस वो जनरली प्राइस आप देखोगे उसका 50,000, 60,000, 70, 1 लाख या 2 लाख 3 लाख जितने का भी होगा, लेकिन जो मिनिमम प्राइस है ना वो 50 या 45 से नीचे का नहीं है, ठीक है। लेकिन एक सर्टेन टाइम था आपका 2-3 साल पहले जो आईफोन की कीमत है ना वो आपकी 35 या 25 की रेंज में भी आ गई थी। तो उसकी वजह से हुआ क्या था, उसकी वजह से बहुत से लोग जो पहले उसको 50,000 की या 40,000 की रेंज पे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन्होंने क्या कर लिया, जब वो फोन जो है आपका 25 या 30 की रेंज में है ना तो उसके बहुत सारे एडिशनल क्या हो गए, आपके कंज्यूमर्स ऐड हो गए। यानी कि जब प्राइस कम होता है तो प्राइस कम होने की वजह से एक नया जो ग्रुप है आपका या नए कंज्यूमर्स का ग्रुप है ना, जो पहले उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था अब उसको अफोर्ड कर सकता है। यानी कि पहले तो डिमांड है ही, और जब प्राइस कम हुआ तो जो एडिशनल कंज्यूमर्स है ना वो भी क्या हो जाते हैं, आपके ऐड हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। देखो क्या होता है आपका, इसको मैं शब्दों में समझाता हूं। ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस सम additional consumers also start demanding which were not possible earlier। ठीक है, क्या कहता है ये सर, जब कीमत कम हुई तो कुछ और जो कंज्यूमर्स है ना उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया जो कि पहले संभव नहीं था। क्यों संभव नहीं था, क्योंकि पहले प्राइस ज्यादा था। तो नए जब प्राइस कम हो गया तो क्या हो गया, इससे आपके बहुत सारे एडिशनल कंज्यूमर्स जो है वो भी ऐड हो गए, है ना। तो जब वो भी ऐड हो जाएंगे तो इससे डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। जहां पहले डिमांड कम थी अब क्या हो जाएगी, डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी। प्राइस कम होने की वजह से कुछ और से कंज्यूमर्स आ गए तो उसकी वजह से डिमांड क्या हो गई, आपकी फर्दर इंक्रीज हो गई। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। एंड देन हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं आपका।
फोर्थ पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट है आपका मल्टीपल यूजेस, मल्टीपल यूजेस। देखो मल्टीपल यूज, इसमें क्या कह सकते हैं सर, यहां पर हम ना मिल्क का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मिल्क भी क्या होता है आपका सर, मिल्क से ना बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। मिल्क से आपका दही बनता है, उसके बाद फिर मिठाई हो गई, स्वीट्स हो गया, वो बनती है आपकी, घी हो गया, क्रीम हो गया, ठीक है, कितनी सारी चीजें आपकी दूसरी मिल्क से बनती है। तो जब मिल्क का प्राइस कम हो जाएगा ना, तो उससे बनने वाले सारे सामान क्या हो जाता है, उनका भी प्राइस क्या होना चाहिए, या हो जाता है कम। तो मिल्क की डिमांड वहां पर बढ़ जाएगी, और जब वहां पर मिल्क की डिमांड बढ़ जाएगी तो इसकी वजह से फिर अल्टीमेटली जो है वो मिल्क की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे यूज होते हैं आपके, बहुत सारे यूज होने की वजह से जब प्राइस कम होता है मिल्क का, तो बाकी सभी चीजों में इसका अफेक्ट पड़ता है, और जब बाकी सभी चीजें इससे अफेक्ट हो रही है तो उससे क्या होता है आपका, अब वहां पर मिल्क की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो फिर हम क्या कह सकते हैं, अल्टीमेटली मिल्क की डिमांड क्या हो जा रही है, वो बढ़ जा रही है। ये चीज समझ आ रही है आपको पॉइंट ना? इसको मैं कैसे समझा सकता हूं, देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, सर मिल्क है, मिल्क हो गया, मिल्क से क्या बनता है सर, क्रीम बनती है, ठीक है, स्वीट्स हो गई आपकी, और क्या हो गया आपका, घी हो गया। हाँ लेट सपोज करो इसका अगर प्राइस डिक्रीज हो गया, तो इसका प्राइस डिक्रीज हुआ तो सर यहाँ पर इनका भी प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि ये भी कम हो रही है भाई, है ना, इनका भी प्राइस कम हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो मेन रॉ मटेरियल है वो मिल्क ही है ना, तो इसकी वजह से इनकी डिमांड इंक्रीज हो गई। यहाँ पे भी तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा, जब इनकी डिमांड हो गई तो अल्टीमेटली देखिए इनकी डिमांड इंक्रीज होने की वजह से जो मिल्क की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, वो फर्दर इंक्रीज हो जाएगी आपकी। तो देखिए लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर अप्लाई हो गया, बिल्कुल करेक्टली अप्लाई हो रहा है आपका। ओके, तो ये 4 पॉइंट हो गए आपके, ठीक है, जो रीजन होते हैं आपके लॉ ऑफ डिमांड के। अभी एक फिफ्थ पॉइंट में बताता हूँ। फिफ्थ पॉइंट है आपका लॉ ऑफ डीएमयू। देखिए ये जो फिफ्थ पॉइंट है ना आपका, ये देखिए देखते हैं फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा, फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका, लॉ ऑफ डीएमयू। डीएमयू का मीन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। वैसे ये पॉइंट आपका एग्जाम में नहीं है, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं या फिर अभी जो सीबीएसई लेती है उसमें आई थिंक ये टॉपिक नहीं है आपका इस बार में। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल है, जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक स्टूडेंट है उसमें पढ़ती है बाल भवन इंटरनेशनल में, उसका ये टॉपिक जो है वो आ रहा है, ठीक है, लॉ ऑफ डीएमयू। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, कुछ स्कूलों में आ रहा है कुछ में नहीं आ रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को जो है वो क्या कर लेते हैं, इसको भी कवर करते चल लेते हैं, ठीक है। हमने देखा था सर लॉ ऑफ डीएमयू होता क्या था, पहले एक बार इसको थोड़ा सा हम लॉ ऑफ डीएमयू को देख लेते हैं। ये लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता था सर, जब हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं ना तो हमारा सेटिस्फेक्शन क्या होता है, वो कम होता है। यानी कि आप जितना जितना कंज्यूम करते जाओगे हमारा सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा आपका, कम होता चला जाएगा। लॉ ऑफ डीएमयू यही कहता है। अब देखिए लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कैसे बनता है, ठीक है। देखिए हम ये कह सकते हैं इसको, देखिए यहां पर ले लेते हैं, हमने क्या लिया, क्वांटिटी। उससे पहले एक मैं टेबल भी बना देता हूं आपके लिए। यहां पर देखिए, यहां पर ले लेते हैं हम क्वांटिटी, यहां पर ले लिया हमने प्राइस, यहां पर हो गया हमारा MUX। ओके, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, यहां पर हो जाएगा आपका 10 10 10 10 10 10। ओके, तो यहां पर हम ले लेते हैं 20 16 16 10 और 4 और 2। देखिए हमको ये पता है कि इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पर स्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है। अगर मैं आपको ये बताऊं, एक मैं इसको PX ने स्टार मान के यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। PX स्टार का मतलब क्या हो गया, वैसे हमारा प्राइस ये है और हमारा जो हम इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने के लिए हमको प्राइस चाहिए वो हम इसको कह सकते हैं। वैसे हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ रहा है, देखिए 3 रुपए के ऊपर दोनों बराबर हैं, तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब देखिए अगर आपको 1 यूनिट है इसके ऊपर इक्विलिब्रियम चाहिए तो आपका प्राइस कितना होना चाहिए सर, 20 होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। इस वाले केस में 16 होगा तभी स्टैब्लिश होगा, यहाँ पर अगर 10 होगा तभी स्टैब्लिश होगा, यहाँ पर 4 पे स्टैब्लिश होगा, यहाँ पर 2 पे स्टैब्लिश होगा। तो देखिए वैसे ये हो नहीं सकता, लेकिन हम इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, इस कंसेप्ट के थ्रू लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करना है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो अगर 20 प्राइस होगा तो आपने 20 का सेटिस्फेक्शन लिया, अब इक्विलिब्रियम पे आ गया बिल्कुल। 16 के ऊपर 16 हो गया, 10 पे 10 हो गया। अब देखो इसको अगर हम देखो अभी क्या काम करते हैं हम, ये इक्विलिब्रियम सेट हो गया आपका। अब हमने इन दोनों को छोड़ दिया, देखो यहाँ पर प्राइस जब कम हो रहा है, 20 से 16 हुआ तो क्वांटिटी 2 हो गई, 16 से 10 हुआ तो 3 हो गई। यानी कि जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि सर जब प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी आपकी क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। इसी को यहाँ पर अगर हम कर्व में शो करें तो ये देखिए 1 ओके, यहाँ पर हम क्वांटिटी लेते हैं 1 2 3
4 5। अब यहाँ पर हमने MUX लिख लिया, यहाँ पर लिखते हैं हम 4 8 12 16 और ये हो गया 20। सर यहाँ पर ये है ना, ये आपका MUX है, ओके। ये हो गया आपका क्वांटिटी। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्वांटिटी रख लेते हैं 1 2 3 4 5, ओके। 4 8 12 16 एंड 20। देखिए सर जब प्राइस 20 होगा तो MUX भी कितना हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया 1 पे 20 और 2 पे 16, 2 पे 16, 3 पे 12, 8 नहीं 2 पे 16 हो गया, ओके। 3 पे 10 है, ओके। 3 पे 10 हो गया आपका, 4 पे 4 हो गया एंड 5 पे 2 हो गया। देखिए ये क्या हो गया आपका, ये है आपका MUX, ओके। अब इसी के अकॉर्डिंग देखिए सर 1 पे 2, इसको मैं यहाँ से अगर लाइन खींच दूँ, ये देखिए 20, तो यहाँ पर 1 पे ये हो गया, 2 पे 16 हो गया, यहाँ पर सर 3 पे ये हो गया, ओके। 4 पे 4 हो गया आपका एंड 5 पे ये हो गया। देखिए तो ये हो गया डिमांड कर, देखिए दिख रहा है आपको, ओके। तो इसको मैं इसको ऐसे कर देता हूँ 5, फिर बहुत दूर लग रहा है हमको, ओके। ये हो गया आपका डिमांड कर। देखिए तो हम कह सकते हैं लॉ ऑफ DMU के अकॉर्डिंग ये क्या, यहां पर आपको देखो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड, है ना। तो हम देखो यहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो गया आपका, तो हम कह सकते हैं लॉ ऑफ DMU की वजह से आपका लॉ ऑफ डिमांड कर्व क्या हो जाता है, वो डिराइव हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये हमारे सामने कर्व है, इसको हमने एक्सप्लेन भी कर दिया कि किस तरह से लॉ ऑफ DMU के थ्रू जो है वो लॉ ऑफ डिमांड बन जाता है। कैसे, क्योंकि आप अगर आप क्या बोलते हैं जितना आप सेटिस्फेक्शन ले रहे हो उतना अकॉर्डिंग आप प्राइस पे करते हो, तो जितना आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग प्राइस पे करते हो। तो इसी तरीके से क्या हो जाता है आपका, ये हमारा रिलेशन दिख जाता है कि जब आप प्राइस कम होता जाता है तो आप ज्यादा क्वांटिटी को परचेस करोगे, और जब आप प्राइस इंक्रीज होगा तो आप कम क्वांटिटी को परचेस करोगे। यही हमारा लॉ ऑफ DMU होता है, और इसी के अकॉर्डिंग यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता है। इस कर्व को बना के आ सकते हैं, तो हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो हमने रीजंस जो है ना, वो रीजंस जो है वो सारे के सारे डिस्कस हो गए हमारे। 5 रीजन से आपके इनकम हो गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया, एडिशनल कंज्यूमर्स हो गए, मल्टीपल यूजेस हो गए, और लास्ट में क्या आ गया आपका लॉ ऑफ DMU हो गया। तो ये हमारे हो गए आपके क्या, ये हो गया हमारे रीजंस लॉ ऑफ डिमांड के। अब तो अभी तक हमने क्या कर लिया था, रीजन कर लिया था लॉ ऑफ डिमांड का। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका एक्सेप्शन करेंगे कि किन केसेस में आपका ये जो नियम है आपका वो एप्लीकेबल नहीं होता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अभी अभी आने वाले समय में जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो उस एग्जाम से पहले पहले मैं कोशिश करूंगा कि सारा सिलेबस में डाल दूं। उसके बाद वो हमारा एक पार्ट हो जाएगा। दूसरा जो पार्ट होगा ना आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते ही आते हैं आपके, उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर लेंगे, और उन क्वेश्चंस को करना कैसे है, लिखना कैसे है आपके, और कौन कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स में आ सकते हैं, बड़े मार्क्स में आ सकते हैं या फिर कम वाले में आ सकते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारी और SST की वीडियोस भी आ रही है, अकाउंट्स की वीडियोस भी आ रही है, आपकी BSc की हो रही है। मैं सारी चीजों को कवर कर रहा हूं, तो प्लीज चैनल से बने रहिएगा और जो भी वीडियोस आती है उसको देखिए, और प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।